नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। चलते हैं, देखते हैं। आज की भी वीडियो बहुत ही यूजफुल है। जैसा कि उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, यही आज जो है आपको यही पढ़ना है। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। हमने उच्चतम न्यायालय का भी क्षेत्राधिकार के विषय में आपसे चर्चा किया था। उच्चतम न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार थे, जैसा कि मैंने बताया भी था आपको कि 5 प्रकार के क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय को प्रदान किए गए थे, जिसमें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार था, अपीली क्षेत्राधिकार था, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार था, पुनरावलोकन क्षेत्राधिकार था और अंतरण का क्षेत्राधिकार था। यह पांच प्रकार के क्षेत्राधिकार के विषय में मैंने चर्चा किया था। तो वह सुप्रीम कोर्ट के लिए चर्चा किया था, उच्चतम न्यायालय के लिए किया था या सर्वोच्च न्यायालय के लिए किया था। आज हाई कोर्ट के जो क्षेत्राधिकार हैं या उच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार हैं, उन विषयों पे चर्चा करते हैं। क्योंकि प्रत्येक जो व्यवस्था है, अब उच्च न्यायालय के अधीन कौन से कार्य या उच्च न्यायालय में कौन से विषयों पर चर्चा होती है, उसका अधिकार क्या है, उसको किसको सुनने का अधिकार है, वह कौन से कार्य कर सकती है, कौन से कार्य नहीं कर सकती है। तो यह जो टॉपिक है, इससे जो है बराबर प्रश्न जो है आपके एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, पहला क्षेत्राधिकार है, उच्च न्यायालय का पहला क्षेत्राधिकार है अपीली क्षेत्राधिकार, है ना। अपीली क्षेत्राधिकार, तो अपील करने की बात कह रहे हैं, है ना। तो अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब यह है कि उच्च न्यायालय को अपने सभी अधीनस्थ न्यायालयों, यानी कि कह रहे हैं कि उच्च न्यायालय को अपने सभी अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध, यानी कि उच्च न्यायालय से जो छोटा न्यायालय होगा, जिसे आप अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। तो अक्सर आपने जिले की जो न्यायालय होती है, जिसमें आपके फौजदारी या दीवानी जैसे मामले को देखा जाता है, तो अधीनस्थ न्यायालय का तात्पर्य वही हो गया कि जो जिले की अदालत होती है। तो इसमें उच्च न्यायालय से छोटा हुआ है। तो कह रहा है कि उच्च न्यायालय को अपने सभी अधीनस्थ न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया हो, ठीक है ना, कोई निर्णय दिया हो, कौन दिया हो, अधीनस्थ न्यायालय, या कोई आदेश दिया हो, उसके विरुद्ध सुनने का अधिकार है। ये कह रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय को अपने सभी अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जो निर्णय दिए गए हों या आदेश जो सुनाए गए हों, उसके विरुद्ध या उसको सुनने का अधिकार है। यानी कह रहे हैं कि जब भी कोई अधीनस्थ न्यायालय कोई निर्णय दे देती है, कोई आदेश दे देता है, और आपको लगता है कि मेरे साथ न्याय निर्णय नहीं हुआ है, तो आप जो है आप जो है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। यह अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। जब कोई अधीनस्थ न्यायालय यदि किसी के विरुद्ध आदेश दे दिया हो, कोई निर्णय दे दिया हो, तो उस आदेश या निर्णय से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप हाई कोर्ट की शरण लेते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर कोई आदेश अधीनस्थ न्यायालय दे दिया हो, तो उच्च न्यायालय उस पर सुनवाई करने का उच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है। यह किस में आता है? यह आता है अपीली क्षेत्राधिकार में। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। दूसरा जो आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, है ना। अब देखिए कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में कौन कौन से मामले सुने जाते हैं। तो जैसा कि हमने बताया भी था आपको कि प्रारंभिक जो क्षेत्राधिकार है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार मुख्य रूप से यह देखा जाता है कि उच्च न्यायालय को राजस्व संग्रह से संबंधित कोई मामला हो, है ना। ये कह रहा है कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में क्या क्या आता है, जैसे राजस्व का मामला हो या राजस्व संग्रह का मामला हो, ठीक है ना। ये कह रहा है कि
जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है हाई कोर्ट का, उसमें राजस्व या राजस्व संग्रह का मामला हो, साथ ही साथ मूल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई मामला हो, ठीक है ना। यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हुआ हो, ठीक, या राजस्व संग्रह का कोई विवाद हो, ऐसे मामले जो है यह प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में सुने जाते हैं। यह हाई कोर्ट का, उच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। कौन सा है कि मतलब प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में राजस्व या राजस्व संग्रह से संबंधित कोई मामला हो या मूल अधिकारों के उल्लंघन का कोई मामला हो, तो उसके लिए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उसकी सुनवाई की जाती है, ठीक है ना। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 में इसकी व्याख्या दिया गया है, यानी कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो प्रदान किया गया है यह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रदान किया गया है। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो यह है दूसरा, यह क्षेत्राधिकार है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ठीक है ना। विषय हमने बताया है राजस्व संग्रह, राजस्व या राजस्व संग्रह का मामला या मूल अधिकारों के उल्लंघन का कोई मामला हो। तो ऐसे ही सुनवाई कहाँ होती है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा जो क्षेत्राधिकार है अंतरण संबंधी क्षेत्राधिकार या अंतरण संबंधी अधिकार। तो अंतरण संबंधी अधिकार में आपको मैंने उच्चतम न्यायालय में भी इस विषय को चर्चा किया था और सुप्रीम कोर्ट में भी अंतरण संबंधी अधिकार दिया गया है, ठीक है ना। तो देखते हैं अंतरण संबंधी जो अधिकार है इसमें कौन कौन से मामले आते हैं। तो जैसे इसमें कौन से मामले आते हैं, जैसे जो अधीनस्थ न्यायालय होती है, उच्च न्यायालय से नीचे ही अधीनस्थ न्यायालय होगी, तो अधीनस्थ न्यायालय में यदि कोई मामला लंबित हो, है ना, कोई मामला यदि अधीनस्थ न्यायालय में लंबित हो तो उसके विरुद्ध या लंबित मामले जो हैं वह हाई कोर्ट यह कहता है कि आप मेरे यहाँ ट्रांसफ़र करिए, मेरे यहाँ भेजिए, तो उसका न्याय निर्णय हम कर देंगे, ठीक है ना। तो अधीनस्थ न्यायालय में जो लंबित मामले होते हैं उसके सुनवाई जो है उच्च न्यायालय करता है, यह विषय है। या मान लीजिए किसी वाद से संबंधित कोई विवाद हो अधीनस्थ न्यायालय में, ठीक है ना, कोई बात दाखिल हो और मान लीजिए अधीनस्थ न्यायालय में कोई विवाद हो, तो भी हाई कोर्ट क्या कहता है कि हाई कोर्ट ये कहता है, अधीनस्थ न्यायालय से ही कहता है कि अपने समकक्ष अधीनस्थ न्यायालय में उस मामले को हस्तांतरित कर दिया जाए। ये भी कहता है, क्या कहता है कि जैसे कह रहा है कि कोई वाद, ये किसी वाद पे विवाद हो गया हो, है ना, कोई बात दाखिल हो गया हो, बात दाखिल हुआ हो, तो उस पर कोई यदि विवाद हो तो अधीनस्थ न्यायालय यदि उसका निर्णय नहीं कर पाता है या अधीनस्थ न्यायालय उस वाद पर कोई फैसला नहीं सुना पाता है या कोई निर्णय नहीं ले पाता है, तो अधीनस्थ न्यायालय ही अपने अधीनस्थ न्यायालय में इस मामले को अंतरित कर सकता है, अंतरण कर सकता है या हस्तांतरित कर सकता है। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अंतरण संबंधी जो अधिकार आता है इसमें ये इस विषय का उल्लेख है और इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 228 में दिया है। किस में दिया है? अनुच्छेद 228, यानी कि अनुच्छेद 228 किसकी व्याख्या करता है? अब क्या कहता है कि ये अंतरण के क्षेत्राधिकार में कि अधीनस्थ न्यायालय के लंबित मामले, यानी कि हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय से अपेक्षा करता है कि आपके यहाँ जो लंबित मामले हैं आप हमारे यहाँ भेजिए, या कोई किसी प्रकार का यदि लंबित मामला है तो अधीनस्थ न्यायालय हाई कोर्ट भेज सकता है। और क्या है कि यदि कोई वाद से संबंधित अगर कोई विवाद हो तो अधीनस्थ न्यायालय ही अपने समकक्ष अधीनस्थ न्यायालय में किसी मामले को ट्रांसफर कर सकता है। जैसे एक जिले की अदालत जो है दूसरे जिले की अदालत में इस मामले को ट्रांसफर करके सुनवाई की जा सकती है। यह किस में आता है? अंतरण संबंधी अधिकार में आता है। चलिए अगला देखते हैं। चौथा जो है क्षेत्राधिकार में, चौथा क्षेत्राधिकार है
लेख जारी करने का अधिकार है ना। तो लेख जारी करने का अधिकार जो दिया गया है, तो यहाँ लेख का तात्पर्य रिट से संबंधित है ना। कोई रिट जो फाइल की जाती है उसके संबंध में कह रहा है। तो हाँ देखिए, लेख जारी करने का जो अधिकार है, जो भी उच्च न्यायालय को मिला हुआ है, तो लेख जारी करने का जो अधिकार है वह उच्च न्यायालय कब जारी करता है ना। कोई रिट जो है वह कब यानी कि कह रहा है कि लेख जारी करने का जो अधिकार है वह कब जारी होता है। कह रहा है कि जब मूल अधिकारों का उल्लंघन को कोई मामला हो, यानी कह रहा है लेख जो है तब जारी होता है ना, या रिट फाइल तब की जाती है जब कोई जो व्यक्ति के मूल अधिकार मिले हुए हैं, जो 6 प्रकार के आपके मूल अधिकार मिले हैं, तो मूल अधिकारों का यदि कोई उल्लंघन हुआ हो, तो मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में है ना हाई कोर्ट लेख जारी कर सकता है। अब देखिए कि कौन कौन से लेख जारी कर सकता है। इसके लिए हमने आपको जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था तो भी मैंने इस बात का जिक्र किया था। तो उसमें कौन कौन से लेख जारी कर सकते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट या लेख। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण एक हो गया। दूसरा है परमादेश लेख, है ना, या परमादेश रिट, या प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण लेख और अधिकार परीक्षा लेख। यानी कि हाई कोर्ट को इस 5 प्रकार के लेख को जारी करने का अधिकार है, और यह लेख जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को भी है, और उच्चतम न्यायालय भी मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में लेख जारी कर सकता है। ठीक है ना। तो हाई कोर्ट को भी दिया गया है ना, उच्च न्यायालय को भी दिया गया है कि यदि न्यायालय को लगता है कि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो, तो वह इस 5 प्रकार के लेख को जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, यह 5 प्रकार के लेख जारी कर सकता है। चलिए 5वां देखते हैं। 5वां है उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में 5वां है अधीक्षण क्षेत्राधिकार या अधीक्षण का क्षेत्राधिकार। तो अधीक्षण का जो क्षेत्राधिकार है, इस बात का उल्लेख है ना, इस बात का उल्लेख यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 में दिया गया है। यानी कि संविधान का अनुच्छेद 227 में अधीक्षण के क्षेत्राधिकार की व्याख्या की गई है। अब क्या कहता है, प्रत्येक उच्च न्यायालय है ना, प्रत्येक उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता के अधीन स्थित, यानी कि कह रहा है कि जो भी हाई कोर्ट हैं वह अपने अधिकारिता के अधीन स्थित सभी न्यायालय तथा अधिकरणों की अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है। यानी कह रहा है कि जो अधीक्षण का क्षेत्राधिकार है, इसकी व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 227 में दिया गया है। कह रहा है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपनी अधिकारिता के अधीन स्थित सभी न्यायालयों तथा अधिकरणों की अधीक्षण की शक्ति है। तो सभी जो न्यायालय हैं, चाहे अधीनस्थ न्यायालय हो, चाहे उसके समकक्ष हाई कोर्ट हो, उसको यह अधिकार है कि वह क्या कर सकता है, अधिकरणों और अधीक्षणों की शक्ति जो प्रदान की गई है उसका प्रयोग कर सकता है। हाई कोर्ट उसका प्रयोग कर सकता है। तो ये विभिन्न प्रकार की बातें इसमें समाहित हैं। जो मैंने आपको बताया था, लेख जारी करने का जो अधिकार है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बराबर पूछता है, अनुच्छेद 226, यानी कि संविधान का अनुच्छेद 226, ठीक है ना, यह हाई कोर्ट को लेख जारी करने का अधिकार देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाई कोर्ट को या उच्च न्यायालय के लेख जारी करने की शक्ति जो प्रदान की गई है, यह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रदान की गई है। तो इस प्रकार के ये 5 प्रकार के क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय के हैं। जैसा कि मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ जो उच्च न्यायालय है
यह चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। अब अगली वीडियो में आपको, चूँकि वो क्रम जो घटते क्रम की तरफ आपको पढ़ा रहे हैं, तो पहले मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था, ठीक है ना, हाई कोर्ट पढ़ाया। अब जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, ठीक है ना, तो अधीनस्थ न्यायालय के विषय में भी हम चर्चा करेंगे। जो जिले की न्यायालय होती है उसमें जजों की नियुक्ति कैसे होती है, साथ ही साथ कौन से अधिकार हैं उनको दिया गया है। तो ये विभिन्न प्रकार के विषय हैं, तो इस पर भी मैं चर्चा करूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।